आज हम लोग एक महत्वपूर्ण रेखा चित्रों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है माटी की मूर्तें। और इस रेखा चित्र के लेखक हैं, ये जो संग्रह है इसके लेखक हैं कलम के जादूगर कहे जाने वाले श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो चलिए उनकी रचनाओं की जो श्रृंखला है माटी की मूर्तें, इस श्रृंखला का पहला जो रेखा चित्र है जिसका शीर्षक है रजिया, इसको आज हम लोग शुरू करेंगे। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोड़ाई, भर बाह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वह छोटी सी लड़की, छोटी सी रजिया का याद इनको है, जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हुई थी। अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताज़ा हो उठी जब मैं अभी एक दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। हाँ, यह मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता सिलेट पटक कर मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उसे कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेंकी पर झूला झूलने का मज़ा पूरा करना चाह रहा था। ढेंकी पुराने समय में चावल कूटने के लिए, चूड़े को कूटने के लिए एक तरह का औजार था, लकड़ी से बना हुआ, बहुत बड़ा सा होता था, जिसको ढेंकी कहते थे। तो लेखक कहते हैं कि ढेंकी पर झूला झूलने का मज़ा पूरा करना चाह रहा था। उधर से आवाज़ आई, देखना बबुआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज़ के साथ मैंने देखा यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए यह रंग रूप सचमुच अजीब था। क्यों अजीब था? ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी और मुझे मेले पेठिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। अर्थात ये मुस्लिम लड़की है और मुस्लिमों का जो हुलिया है उन्होंने पहली बार देखा था, इसलिए इनको थोड़ा अजीब लगा। मुझे कोई अवघड़ लिए जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नज़र पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। माँ बाप का इकलौता, माँ चल बसी थी, इसलिए उनकी एकमात्र धरोहर को मौसी आँखों में जुगो कर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी यह वेशभूषा न यह रंग रूप। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती हैं, और भर बाह की कमीज पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु आँखों में एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता है, वह कहाँ। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली ज़रूर। तभी तो मैं उसे एक टक घूरने लगा, क्योंकि पहली बार ऐसी वेशभूषा उन्होंने देखी थी। यह बोली थी रजिया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गांव में चूड़ियों की खचिया लेकर आते देखता आया था। वह मेरे गांव में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठती थी और कितनी बहू बेटियां उसे घेरे हुई थी। मुंह से भाव साव करती और हाथ से खरीदारनियों के हाथ में चूड़ियां चढ़ाती वह सौदे पटाए जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची ढोता। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता से उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद
वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचते ही छू जाता है। मुस्लिम और हिंदू दोनों के बीच छुआछूत का भेदभाव यहाँ बताया गया है कि रज़िया अगर लेखक के खाने को छू देती है तो अछूता हो जाता है, तो इसलिए रोकती है रज़िया की माँ। माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठकी, सहमी, उसके पैर तो वहीं बंध गए, किंतु वह ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। ठेकुआ बिहार का बहुत प्रसिद्ध पकवान है जो आमतौर पर छठ में बनता है, और कसार भी एक पुराने समय का बनाया जाने वाला पकवान है जो अब बहुत कम ही घरों में बनने को, माने घरों में बनाया जाता है। बहुत सारी महिलाओं को तो आता भी नहीं होगा बनाना, लेकिन ठेकुआ आज भी हमारे छठों में जो है बनाया जाता है घरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई, 2 ठेकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए, रज़िया के हाथों में। वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ ना, क्या तुम्हारे घरों में यह सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सब जवाब न में ही, और वह भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर। यानी रज़िया जो है गर्दन हिलाकर जवाब दे रही थी, मुंह से कुछ कह नहीं रही थी। और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटें हिल हिल उठती, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती। जब उसकी माँ नई खरीदारनियों की तलाश में मेरे आंगन से चली, रज़िया भी उसके पीछे हो ली। यानी माँ गई तो रज़िया भी साथ में चली गई। मैं खाकर मुंह धोकर अब उसके निकट था और वह चली। जैसे उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चुड़हारिनियों के मुंह से खेलने वाले अज शस्त्र हंसी और चुहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी रज़िया से ब्याह कीजिएगा। मतलब उसके पीछे जब हो लिए तो उन्होंने मजाक से कहा। फिर बेटी की ओर मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रज़िया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भागा। ब्याह एक मुसलमानिन से? अब रज़िया की माँ ठठा रही थी और रज़िया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा, रज़िया जो है शर्मा कर चली गई। अगला भाग, रज़िया चूड़ीहारिन है, चूड़ियाँ बेचती है। वह इस गांव की रहने वाली थी, बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों की गांव में भी शादी हो जाती है ना। और यह अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्रायः उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। जब दूसरे गांव नहीं गई, ब्याह कर अपने ही गांव में रह गई तो मिल जाती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब जब आता, इधर रज़िया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरी। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खचिया तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारनियों के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की कला वह जान गई है कि कैसे किसके हाथ में चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। उसके हाथ मुलायम थे, बहुत मुलायम। नई बहुओं की यही राय थी। नई बहुएं जो उससे चूड़ियाँ पहनती थी, उन बहुओं का कहना था कि रज़िया का हाथ क्या है, बहुत मुलायम है। वे उसी के हाथ से चूड़ियाँ पहनना पसंद करती थी। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रज़िया चूड़ियाँ पहनाती, वह नई नई खरीदारने फंसाती। यानी चूड़ियाँ पहनाने में लगी रहती रज़िया, और दूसरी खरीदारनियों को जो है चूड़ियाँ दिखा दिखा कर, उनकी अच्छाई बता बता कर, उसकी क्वालिटी बता बता कर उसकी माँ जो नई खरीदारनियाँ हैं उसको फंसाने लगती। यानी एक रहती चूड़ियाँ पहनाने में और एक लग जाती चूड़ियाँ दिखाने में। बेटी चूड़ियाँ पहनाती और माँ चूड़ियाँ दिखाती।
रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रगल्भ हो गई है, थोड़ी युवा। मुझे देखकर ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो ये नई बालियां आपको पसंद हैं? क्या शहरों में ऐसी ही बालियां पहनी जाती हैं? मेरी माँ शहर से चूड़ियाँ लाती है। मैंने कहा है वह इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं? वहाँ, अर्थात शहर में आप किस तरफ रहते हैं? क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती, मैं सुनता जाता। शायद जवाब की ज़रूरत वह भी नहीं महसूस करती। यानी रज़िया पूछे जाती थी और ये चुपचाप रहते थे, रज़िया के सवालों का जवाब नहीं देते थे, लेकिन फिर भी रज़िया पूछना बंद नहीं करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न ले, सुन न ले। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी तो मेरी भौजी ने कहा, देखियो री रजिया, बबुआ को फुसला नहीं लीजियो। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए हैं, अर्थात वह शर्मा गई। उन नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने तब से ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक की तरह तने रहती। यानी रज़िया और लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जब आमने सामने होते, मिल जाते, तो बहुत सारे लोग जो है शक की दृष्टि से उन्हें देखते। रज़िया बढ़ती गई, बच्ची से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे। अब भी वह माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले वह माँ की एक छाया मात्र लगती थी, अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। यानी अब वो चूड़ियारिन अलग बन गई है, माँ के साथ चलने वाली नहीं है, वो खुद भी अब चूड़ी बेचेगी। और उसकी छाया बनने के लिए कितने के दिलों में कसमसाहट है उसके पीछे पीछे चलने के लिए। जब वह बहनों को चूड़ियाँ पहनाती होती, कितने भाई तमाशा देखने को वहाँ एकत्र हो जाते, अर्थात उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसे देखते। क्यों? बहनों के प्रति भ्रातृत्व भाव या रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता। जब वह बहुओं के हाथों में चूड़ियाँ ठेलती होती, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते। क्या उसकी नवोढ़ा की कोमल कलाइयों पर कीड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को, और रजिया को इसमें रस मिलता। यानी कोई पुरुष उसे देखता तो वह जो है ये जो दृश्य है आनंदित होकर देखती। पतियों के चुगले करने से भी वह बाज नहीं आती, मजाक कर देती। बाबू, बड़ी महीन चूड़ियाँ हैं, ज़रा देखिएगा कहीं चटक न जाएं। पति देव भागते हैं, बहुएं खिलखिलाती हैं, रजिया ठट्ठा लगाती है। अब वह अपने पेशे में निपुण होती जाती है। चूड़ी बेचने का जो काम है उसमें अब धीरे धीरे एक्सपर्ट होती जा रही है। हाँ, रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़िहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हों, सस्ती हों, टिकाऊ हों, टटके से टटके फैशन की हों, मतलब जो चालू फैशन है, ताज़ा तरीन फैशन है, उस तरह की चूड़ियाँ। बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़िहारियों के बनाव श्रृंगार, रूप रंग, नाजो अदा भी खोजता है। जो चूड़ी पहनाने वालियों को नहीं, उनको भी मोह सके जिसकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। अर्थात चूड़ियाँ पहनने वाली को भी भाए और उनके पति या उनके घर में जो लोग हैं जो उसके लिए पैसे दे रहे हैं वो भी इसकी ओर आकर्षित हो। सफल चूड़िहारिन यह रजिया की माँ भी किसी ज़माने में क्या कुछ कम रही होगी?
अर्थात रजिया की माँ भी अपने ज़माने में क्या रही होगी, सुंदर रही होगी। खंडहर कहता है इमारत शानदार थी, यानी बुढ़ापे में भी जो उसका रंग रूप है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रजिया की माँ भी जब युवा होगी तो बहुत ज़्यादा सुंदर रही होगी। ज्यों ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा। बहुत दिन बाद रजिया से मुलाकात हुई, पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए है। मुझे देखते ही वह सहमी, थोड़ा शर्माई, सिकड़ी और मैंने मान लिया कि यह उसका पति है। वो जो पीछे पीछे नौजवान चल रहा है उसका पति है। रजिया शर्माई, इससे इन्हें आभास हुआ, किंतु तो भी अनजान सा पूछ ही लिया, इस जमूरे को कहाँ से उठा लाई रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया। रजिया बहसी बोली, यह मेरा खाबिंद है मालिक। खाबिंद यानी पति है। खाबिंद, बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल लगी में जो कह दिया था, न जाने वह बात कहाँ सो पड़ी थी। मतलब बचपन में जब एक बार आपने कहानी में शुरू में सुना कि माँ ने कहा कि इससे शादी करोगी, तो ये बात जो है इनके मन में सोई हुई थी, आज फिर से उन्हें याद आ गई। अचानक वह जगी, मेरी पेशानी पर एक दिन शिकन जरूर उठ आए होंगे। मेरा विश्वास है, इन्हें विश्वास है कि जिस दिन ये बात उन्होंने सुना होगा कि रजिया का विवाह हो गया, किसी के साथ निकाह हो गया, उस दिन की बात है, तो इन्हें ज़रा सा बुरा ज़रूर लगा होगा। और एक दिन वह भी आया कि मैं खाबिंद बना, अर्थात इनका विवाह हुआ, ये दूल्हा बने। मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियाँ पहनाने उस दिन यही रजिया आई, और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने। यह लूँगी वह लूँगी, और ये मुँह मांगी चीज़ें नहीं मिली तो वह लूँगी कि दुल्हन टापती रह जाएगी। हट हट, तू बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा यह हसन क्या करेगा? अर्थात रजिया जो है चूड़ी पहनाने के बदले में यह भी कहती है कि अगर नहीं मिला कुछ तो मैं बबुआ जी को लेकर चली जाऊंगी। तो उनकी भौजी ने कहा कि जब तुम रजिया इन सब चीज़ों के बदले अगर रजिया बबुआ जी को लेकर चली जाएगी, बबुआ जी को ही लेकर चली जाएगी, तो आखिर उसका जो पति है जिसका नाम हसन था वह क्या करेगा? भौजी ने कहा, यह भी टापता रहेगा बहुरिया, कहकर रजिया, यह भी टापता रहेगा बहुरिया कहकर रजिया ठट्ठा मारकर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना। हसन भी हंस पड़ा, अर्थात हसन को समझा रही है कि मैं जो है क्या कर रही हूँ, केवल मजाक कर रही हूँ, तुम जो है इसे ज़्यादा सीरियसली मत लेना। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहे दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया और उस हंसी में रजिया के कानों की बालियों ने अजीब चमक दी थी, मुझे ऐसा ही लगा था। अगला पाठ है कहानी का अगला भाग। जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। यह अचानक भेंट तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाए? मैं अब ज़्यादातर घर से दूर दूर ही रहता, कभी एक आध दिन के लिए घर गया तो शाम को गया, सुबह भागा। तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल। इन दिनों पटना में था, यो कहिए पटना सिटी में, एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भिश्ती की तरह। यूँ जो लोग समझते हैं कि मैं संपादक ही हूँ, उन दिनों न इतने अखबार थे न इतने संपादक, इसलिए मेरी बड़ी कदर थी, बहुत इज्जत थी।
यह मैं तब जानता जब कभी दफ्तर से निकलता। इनको इस बात का पता तब चलता जब ये दफ्तर से बाहर निकलते। देखता लोग मेरी ओर उंगली उठाकर फुसफुसा रहे हैं, बताते होंगे कि ये फलाने अखबार के संपादक हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता था। लोगों का जब ध्यान इनकी ओर जाता था तो इनको लगता था कि नहीं, मैं भी किसी काम का व्यक्ति हूँ, मुझे अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे, एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे थे और कुछ चूहले चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू वह औरत आपको बुला रही है। औरत औरत बुला रही है चौक पर? मैं चौक पड़ा कि कौन औरत है भाई। युवकों में थोड़ी हलचल हुई। बुजुर्गों के चेहरे पर की रहस्यमयी मुस्कान भी मुझसे छिपी न रही। औरत कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का सिटपिटाकर भाग गया। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले गए, अचानक पाता हूँ कि मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं जिस ओर उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा। परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा है। इन्हें शर्म लग रहा था कि कोई औरत बुला रही है, अब ये औरत कौन है, अगर कोई देख ले तो कहीं मजाक न बन जाए। किंतु इस चौक की शाम की रुमानी फिजा में किसी को किसी की ओर देखने की कहाँ फुर्सत है। मैं आगे बढ़ता गया और वहां पहुंचा जहां उससे पूरब वह पीपल का पेड़ है। वहां पहुंच ही रहा था कि देखा पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही है और निकट पहुंचकर वह कह उठी, सलाम मालिक। धक्का सा लगा किंतु पहचानते देर न लगी। उसने ज्यों ही सिर उठाया, चांदी की बालियां जो चमक उठी। रजिया यहाँ कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा। सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हैं ना, हो गए ना। अब लाख की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती हैं। नए लोग, नई चूड़ियाँ, साज सिंगार की कुछ और चीज़ें भी ले जाती हूँ। पाउडर, किलप, क्या क्या चीज़ें हैं ना। नया ज़माना, दुल्हनों के नए नए मिजाज। अर्थात रजिया कह रही है कि ज़माना बदल रहा है तो लोगों के जो बनाव श्रृंगार के साधन हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। फिर ज़रा सा रुक कर बोली, सुना था आप यहीं रहते हैं मालिक। मैं तो अक्सर आया करती हूँ और यह जब तक पूछूं कि अकेली हो या कि एक अर्धवयस्क आदमी ने आकर सलाम किया। यह हसन था, यानी उसका पति भी उसके साथ ही था। लंबी लंबी दाढ़ियाँ, 5 हाथ का लंबा आदमी, लंबा और मुस्टंडा भी। देखिए मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। यह कहकर रजिया हंस पड़ी। अब रजिया वह नहीं थी किंतु उसकी हंसी वही थी। वही हंसी, वही चुहल, इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और न जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया मैं कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ, कोई देख ले तो। अर्थात इन्हें खराब लग रहा है कि अब वे एक बड़े समाचार पत्र के संपादक बन गए हैं, समाज में उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा है और एक चुड़हारिन से खड़े होकर बातें कर रहे हैं चौक पर। तो ये थोड़ा शक पका गए। किंतु वह फुर्सत दे तब ना, जब मैंने जाने की बात की, हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, ज़रा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुमच कर भर पेट ठूंस चुके हैं बाबू के घर। अर्थात हसन को कह रही है कि बाबू साहब के घर कई बार बैठकर भर पेट तुमने खाना खाया है और आज पान भी नहीं खिलाओगे बाबू साहब को। जब हसन पान लाने चला गया, रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते।
यानी बहुत सारे गांव में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हो गया है, जिस कारण बहुत सारे हिंदू परिवार मुस्लिमों से चूड़ियाँ नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़हारिने हैं, हिंदू दर्जी हैं, इसलिए रजिया जैसे खानदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई। किंतु रजिया ने यह खुशखबरी सुनाई, मेरे गांव में यह पागलपन नहीं है, यानी मेरे गांव में अभी भी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं है। और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियाँ लेती ही नहीं। रानी अर्थात लेखक की पत्नी। हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वह पूछने लगी, तुम्हारा डेरा कहाँ है? मैं बड़े पशोपेश में पड़ गया, कन्फ्यूज़न में पड़ गया, बताऊं ना बताऊं? डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊंगी, यह भी रहेगा। क्यों मेरे राजा? यह कहकर वह हसन से लिपट पड़ी। पगली पगली, यह शहर है शहर। यूं हसन ने हंसते हुए बाहें छुड़ाई और बोला, बाबू बाल बच्चों वाली हो गई, किंतु इसका बचपना अभी तक नहीं गया। यानी रजिया जैसे पहले मजाकिया थी, आज भी मजाकिया है। और दूसरे दिन पाता हूँ रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक, ये चूड़ियाँ रानी के लिए, कहकर मेरे हाथों में चूड़ियाँ रख दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती ही हो, लेती जाओ, वहीं दे देना। नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पहनाकर देखिए। वह खिलखिला पड़ी, अर्थात अपने पति के हाथ से अगर चूड़ियाँ पाएगी तो ज़्यादा खुश हो जाएगी पत्नी। और अब मैंने कहा, अब इस उम्र में? तो वह हसन की ओर देखकर बोलिए, पूछिए इससे, आज तक मुझे यही चूड़ियाँ पिन्हाता है या नहीं? और जब हसन कुछ शर्माया, वह बोली, घाघ है मालिक, घाघ। कैसा मुंह बना रहा है इस समय, लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है, ठठाकर हंस पड़ी, इतने जोर की मैं चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। अर्थात वो मजाक कर रही है। अगला भाग है। हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गांव पहुंचा। चुनाव का चक्कर जहां न ले जाए, जिस औघट घाट पर न खड़ा कर दे। नाक में पेट्रोल के धुएं की गंध, कान में साएं साएं की आवाज़, चेहरे पर गरद गुबार का अंबार। अर्थात चुनाव के प्रचार के सिलसिले में वे गांव पहुंचे उसके। परेशान, बदहवास, किंतु उस गांव में ज्यों ही मेरी जीभ घुसी, मैं एक खास किस्म की भावना से अभिभूत हुआ। इमोशनल हो गए ये थोड़ा। यह रजिया का गांव है, यहाँ रजिया रहती थी, किंतु क्या आज मैं यहाँ यह भी पूछ सकूंगा कि यहाँ कोई रजिया नाम की चूड़ानी रहती थी या है अभी भी? हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी। मैं वहाँ नेता बनकर गया था, मेरी जय जयकार हो रही थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा, वह अपने को बड़भागी समझेगा। कितने बड़े नेता ने मेरे हाथ से पान खा लिया। जिससे दो बातें कर लूँगा, वह स्वयं चर्चा का विषय बन जाएगा। इस समय मुझे कुछ ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। जीप से उतरकर लोगों की बातें कर रहा था, लोगों से बातें कर रहा था, या यूं कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था। किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियां उलझी थी। जीभ अस्वभाववश एक काम किए जा रही थी। अंतर्मन कुछ दूसरा ही ताना बाना बुन रहा था। दोनों में कोई तारतम्य न था, किंतु इसमें से किसी एक की गति में भी क्या बाधा डाली जा सकती थी? अर्थात मुंह से ये बार बार नेतागिरी कर जरूर रहे हैं, लेकिन मन के किसी कोने में जो है ये कसक है कि पूछ लूं कि हसन है या नहीं, पूछ लूं कि रजिया का घर किधर है, वो जिंदा है या मर गए, रहते हैं नहीं रहते हैं। कि अचानक लो, यह क्या, वह रजिया चली आ रही है। रजिया, वह बच्ची, अरे रजिया फिर बच्ची हो गई। कानों में वही बालियां, गोरे चेहरे पर वही नीली आंखें, वही भर बाह की कमीज, वही कुछ लटें जिन्हें संभालती बढ़ी आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान, अर्थात 40-45 साल के बाद मिल रहे हैं। वो जो बचपन है उससे 40-45 साल बीत चुका है। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा, दिन में सपना। वह आती है,
जबरन ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक मेरे घर। वो छोटी सी बच्ची जो रजिया की तरह दिख रही है। मैं भौचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग मुस्कुरा रहे हैं। नेताजी, आज आपकी कलई खुलकर रही। नहीं, यह सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा। कोई कह रहा है, कैसी सोख लड़की है। और दूसरा बोला, ठीक अपनी दादी जैसी। अर्थात ये रजिया की कौन है? पोती है। और तीसरे ने मेरे होश की दवा की। यह रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है। बाबू, फुर्सत हो तो ज़रा देख लीजिए ना, न जाने बेचारी जीती है या मर ही जाएगी कुछ दिन में। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ। ये छोटे छोटे साफ सुथरे घर, यह लिपा पुता चिक्कन ढुरढुर आंगन, भरी पूरी गृहस्थी मेहनत और दयानत की देन है। हसन चल बसा है, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया है। 3 बेटे। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मंझला पुश्तैनी पेशे में है, अर्थात चूड़ियाँ बेचने का काम कर रहा है। छोटा शहर में पढ़ रहा है। यह बच्ची बड़े बेटे की बेटी है, अर्थात जो रजिया जिसको समझ रहे थे लेखक, जो उनका हाथ पकड़कर लाई है। दादा का सिर पोते में, दादी का चेहरा पोती में, हूबहू रजिया है। यह दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही है, दादी ओ दादी, घर से निकल, मालिक आ गए। किंतु पहली वह रजिया नहीं निकली। जो रजिया है वो नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? कैसे निकले? बीमारी के मैले कुचैले कपड़े में मेरे सामने कैसे आवे? रजिया ने अपनी पोती को भेजा, पोती को भेज तो दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि हवा गाड़ी पर, अर्थात मोटर गाड़ी पर आने वाले नेता या हेलीकॉप्टर से आने वाले नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ कर सकेंगे। और जब सुना मैं आ रहा हूं तो बहुओं से कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो। मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है ना। उसकी दोनों बहुएं उसे सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया हाँ मेरे सामने खड़ी है, दुबली पतली, सूखी सूखी, किंतु जब नज़दीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियाँ कहाँ चली गई, जिन्होंने उसके चेहरे को मकड़ जाला बना रखा था। यानी ऐसा लगा जैसे कुछ क्षण के लिए उसके चेहरे पर से बुढ़ापे के निशान खत्म हो गए। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी वे नीली आंखें जो कोटरों में धंस गई थी। आंखों के गड्ढों को कोटर कहा जाता है। और अरे चमक उठी हैं आज फिर वे चांदी की बालियां, और देखो अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही हैं वे लटें, जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ्र श्वेत बना दिया है। अर्थात वो बूढ़ी हो गई, उसके बाल अब पक चुके हैं। तो ये था पहला रेखा चित्र, माटी की मूर्तें रेखा चित्र संग्रह से, जो कि कई तरह की परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपके विशेषकर यूजीसी नेट का जो हिंदी साहित्य है उसमें ये सम्मिलित है। तो अगले नेक्स्ट कहानी के लिए, नेक्स्ट रेखा चित्र के लिए बने रहिए इस चैनल पर। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक सबको जय हिंद।